बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय की शुरुआत की थी। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या हमने कल पढ़ा था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया और उपसर्ग प्रत्यय। तो शब्द निर्माण क्या आवश्यक है ये बताया था। क्यों आवश्यक है? क्योंकि शब्द निर्माण की आवश्यकता इसलिए बनी हुई है ताकि भाषा का विकास निरंतर होता रहे, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उपसर्ग और प्रत्यय और समास, इन तीनों का बड़ा महत्व है। ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास ही नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिससे भाषा समृद्ध होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग कल उपसर्ग पर भी पिछले भाग में हम लोग उपसर्ग पर थोड़ी चर्चा की थी कि उपसर्ग क्या करता है। वे शब्दांश होते हैं उपसर्ग, या वे अभिकारी शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। उससे होता क्या है कि उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है या कभी कभी अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हमने उपसर्ग को पढ़ा था। अब उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग हम अपनी भाषा में, हमारी जो हिंदी भाषा है, इसमें उपसर्ग कैसे कैसे बनते हैं, उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह हम लोग आज देखते हैं। तो उपसर्ग से में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा के मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं? एक तो संस्कृत के उपसर्ग जुड़ते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा आगत विदेशी भाषा से। ठीक है, तो एक एक करके बताता हूँ। संस्कृत के उपसर्ग क्या है? जैसे हम ये मानते हैं कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ वह संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है वो हिंदी में जो ठीक उसी तरह से ले लिए गए हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे, उन्हें संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से हिंदी भाषा, अपनी हिंदी भाषा के उपसर्ग, और आगत अर्थात विदेशी भाषाओं से। तो आगत क्या है? जिन भाषाओं से हमारा संपर्क हुआ, चाहे विदेशी आक्रांताओं के कारण या किसी अन्य कारण से, तो हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रांता है वो अपने साथ एक भाषा संस्कृति लेकर आए, और वो जो भाषा संस्कृति है उसके बहुत से शब्दों को हमने हिंदी में अपना लिया। तो वहां से जो शब्द आए उन्हें हम आगत कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ। तो विदेशी भाषाओं से जो आए हुए शब्द हैं जिसको हमने हिंदी में अपना लिया है, वो शब्द आगत कहलाते हैं। और उस आगत जो भाषा के शब्द है उसमें कुछ उपसर्ग भी है जिसे हम लोगों ने हिंदी भाषा में जैसा वहां था वैसा ही प्रयोग करना सीख लिया है और उसे हमने अपना लिया है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग कहने का मतलब यह है कि संस्कृत भाषा में जिस तरह से वे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं वैसे ही यहाँ प्रयुक्त है। तो एक कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। ठीक है, इतने छोटे बोर्ड पर बहुत सारे उदाहरण देना संभव नहीं। आप पुस्तक खोलकर तो आपको बड़ी सहायता मिलेगी। मैं आपको कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक से देख करके और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग, आ उपसर्ग है। आगमन, गमन मूल शब्द है, उसमें आ जुड़ा है उपसर्ग, तो आ उपसर्ग जुड़ने से शब्द बन गया आगमन। ठीक उसी तरह से अति और रिक्त, अतिरिक्त, तो ये एक और शब्द बन गया। यहाँ पर देखिए पहले वाले में देखिए आ जो है वह उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है। फिर इसके नीचे आइए अभिमान, तो अभी उपसर्ग जुड़ा है, मान मूल शब्द है और अभी उसमें उपसर्ग जुड़ गया तो ये अभिमान हो गया। उसी तरह से देखिए परा और जय, दो परा जो है उपसर्ग है और जय जो है मूल शब्द है, तो पराजय हो गया, है ना। इसी तरीके से देखिए अवलोकन, ये नया शब्द बना। निर्धन वेद, निर्वेद, प्रधन बल, प्रबल। तो इस तरह से इसमें शब्दों का निर्माण होता है। संस्कृत के उपसर्गों की सहायता से बहुत से शब्द बनते हैं। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में देखिए, अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो पूछिए मुझसे। ठीक है बच्चों,
उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए हिंदी के उपसर्ग हैं। अब इसको मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है आपका, तो ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए समझने में। फिर भी अगर कहीं कठिनाई आएगी तो आप जरूर पूछिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग जो हमारे उपसर्ग प्रयोग होते हैं अध, अन, दु, बिन, कु, सु, इन सब का जैसे अलग अलग उपसर्ग के भाव अलग अलग है। जैसे नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो अधन ज्ञान अज्ञान। ठीक है, उसी तरह से अध से बना क्या, अधमरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अध उपसर्ग है और मरा मूल शब्द है, यहाँ अ उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। इसी प्रकार से एक अन्य बनता है अन से, अनमोल। तो अन यहाँ पर हिंदी का उपसर्ग है और मोल उसका मूल शब्द है, तो दोनों मिलकर बन गया अनमोल, एक नया शब्द बन गया। इसी तरह से दु एक उपसर्ग है, दुकाल, दू धन काल, काल अर्थात समय दू होता है, दुकाल अर्थात अकाल पड़ता है ना बेटा। जैसे मान लो कि जब सूखा पड़ जाता है तो उसको अकाल कहते हैं, और ज्यादा पानी पड़ जाए तो उसको दुकाल कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझिए। तो दुकाल, फिर वैसा ही एक शब्द हो गया दुबला, दू इसमें उपसर्ग है और बला, तो दुबला। बिन, बिन उपसर्ग है, बिन बोया, तो एक नया शब्द बन गया बिन बोया। फिर देखिए कु उपसर्ग से बन गया कुपात्र, कुमार। उसी तरह से सु उपसर्ग से सुजान, सु उपसर्ग है और जान मूल शब्द है, सु और डॉल, सुडौल। इस तरह से नए शब्द इसमें बनते हैं। तो बहुत से कई प्रकार के, संस्कृत में तो लगभग 22 प्रकार के उपसर्ग माने गए हैं कि 22 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हम लोग हिंदी में करने लगे हैं। इसमें तो संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो आप अपने व्याकरण की पुस्तक से इसको जरा सा देख लीजिए, है ना। और अगर कहीं आपको समस्या हो तो पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगत में आते हैं। जब आगत, आगत शब्द जैसा मैंने पहले बताया आया हुआ। आगत जो उपसर्ग है वो उन भाषाओं के शब्द हैं जो हमारे भारतवर्ष में लेकर के दूसरी संस्कृति के लोग अपनी भाषा लेकर आए। दूसरे जो विदेशी लोग जो भारत आए वो अपने साथ एक भाषा लेकर आए, एक अपनी संस्कृति लेकर आए। तो उनकी भाषा के शब्दों को हमने अब अपना लिया है, बोलचाल की भाषा में, साहित्य में भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो वे शब्द जो अपना लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने में आगत कहलाते हैं। ठीक है, और ये विदेशी भाषाओं से। ठीक है बच्चों, तो उसमें मूल रूप से उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, उर्दू भाषा के जो उपसर्ग हम लोग प्रयोग करने लगे, तो जैसे एक उपसर्ग है अल, अल से एक शब्द बना अलबत्ता। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और उपसर्ग है कम, कम से कमतर, कम उम्र, कम वक्त। ठीक है, तो ये इसमें कम जो है उपसर्ग है और तर इसमें मूल शब्द है। तो इस तरह से इसमें शब्दों का निर्माण होता चलता है। फिर एक है खुश उपसर्ग है, तो खुश उपसर्ग लगा दिए बू में, हो गया खुशबू। बू बने गंध, खुश माने मन को खुश कर देना, तो मन को खुश कर देने वाली बू अर्थात सुगंध। ठीक है, खुश दिल, खुश इसमें उपसर्ग है और दिल जो है वह मूल शब्द है। और शब्दों के अर्थ आपको तो समझ में आ रहे होंगे। बे, बे मतलब ये एक उपसर्ग है, बेईमान। बे मतलब ना होने से तात्पर्य है इसका, निगेटिव वे में। बेईमान, बेईमान, बेईमान। बेवकूफ, वकूफ मतलब है समझदार होना, ज्ञानी, ज्ञान वाला। और बेवकूफ मतलब जिसके पास बुद्धि न हो। तो ये एक शब्द बना बेवकूफ। तो इसी प्रकार से और भी कई उर्दू और अरबी और फारसी के शब्द हैं जो उपसर्ग है वो प्रयोग हो रहे हैं। तो आप उनको अपनी व्याकरण की पुस्तक में देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अंग्रेजी के जो उपसर्ग हम लोग प्रयोग करने लगे हैं उनको भी देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के लिए 2-3 मैंने लिख रखे हैं। सब, हेड, डिप्टी। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये कभी सोचे नहीं होंगे ये उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग और मूल शब्द जुड़ करके नया शब्द बना हुआ है। तो इसको देखिए कैसे प्रयोग हो रहा है। एक सब जज, सब जज, सब इंस्पेक्टर, ये सारे शब्द आपके, आप परिचित हैं इन शब्दों से। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से आप इन शब्दों को जानते होंगे। ठीक है, और एक और उपसर्ग देखिए हेड। तो
हेड मास्टर, तो मास्टर मूल शब्द है और हेड इसमें उपसर्ग है। उसी तरीके से हेड क्लर्क, तो हेड इसमें मूल शब्द है और सॉरी हेड जो है ये इसमें उपसर्ग है और क्लर्क जो है वह मूल शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से डिप्टी एक उपसर्ग है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो आप देखिए ये जो डिप्टी है ये उपसर्ग है और कलेक्टर मूल शब्द है। इस तरह से जो नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कलेक्टर एक शब्द है लेकिन एक और दूसरा शब्द डिप्टी लगा देने से बन गया डिप्टी कलेक्टर। तो इस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण उपसर्गों के माध्यम से होता है और उपसर्ग जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी भाषा और अधिक समृद्ध होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं उपसर्ग में। ठीक है, तो उपसर्ग में अभी तक तो आपने देखा कि एक एक उपसर्ग लगाकर हमने संस्कृत के उपसर्ग में भी एक उपसर्ग के प्रयोग, हिंदी के उपसर्ग में भी एक उपसर्ग वाले प्रयोग और आगत विदेशी भाषा में एक उपसर्ग। कहीं कहीं क्या होता है एक उपसर्ग है इन सब में, कभी कभी क्या होता है कि दो दो उपसर्ग किसी किसी मूल शब्द से जुड़े होते हैं। एक से अधिक, एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द भी कुछ है, उनके थोड़े से उदाहरण आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एकाधिक उपसर्गों का भी प्रयोग देखने में आता है। जैसे एक शब्द है प्रत्यालोचना, प्रत्यालोचना। अब इसमें दो उपसर्ग देखिए, प्रति धन, प्रति और आ और लोचना। तो ये लोचना जो है यह मूल शब्द है, इसमें दो उपसर्ग है, प्रति और आ, तो दोनों में प्रति धन आ धन लोचना, अर्थात क्या हो गया ये पूरा शब्द प्रत्यालोचना। तो देखिए एक से अधिक उपसर्ग है, एक पहला उपसर्ग यहाँ है, दूसरा उपसर्ग यहाँ, एक से अधिक हो गए, इसलिए इसको एकाधिक उपसर्गों के प्रयोग वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए अप्रत्यक्ष, तो अ और प्रति और अक्ष, तो ये जो है यह मूल शब्द है और ये दोनों उपसर्ग है, अ और प्रति उपसर्ग है इसमें। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फिर एक शब्द है पर्यावरण। सामान्य रूप से आप लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी उसमें आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी हो सकता है। देखिए आप कि परिधन आधन वरण, परि एक उपसर्ग है और आ एक उपसर्ग, मूल शब्द इसमें वरण है, ये मिला करके हो गया पर्यावरण। इसी तरह से एक समाचार देखिए, समधन आधन चार, चार मूल शब्द है और इसमें यह जो है ये मूल शब्द हो गया और इसमें एक यहाँ पर एक उपसर्ग लगा और एक उपसर्ग ये लगाए, तो एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग वाले इस तरह से इसमें प्रयोग होता है और जुड़ करके नवीन शब्द बनते हैं। तो इसके और भी कई उदाहरण आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में मिलेंगे। मेरे ख्याल से अत्यंत सरल है यह, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और एक बार सामने आप अगर व्याकरण की पुस्तक खोलकर बैठेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ लेंगे और ध्यान से पढ़िए बच्चों। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों स्कूल नहीं खुल रहा है, तो आपको खुद से पढ़ना है। कहीं अगर कुछ लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं कोई कमी हो रही है, तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है बच्चों, फिर अभी ये तो हो गया उपसर्ग, अब इसके बाद मैं आपको प्रत्यय समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा समय मुझे बोर्ड को साफ करने में लगेगा और फिर से आपके लिए तैयारी करने में लगेगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम ले रहा हूँ, अब फिर आपको इसी वीडियो में अगले हिस्से में आपको मैं प्रत्यय बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके।